Hello friends and welcome to my channel Health Tips to All. So today we are going to learn about glomerulonephritis. वो तो आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के दो टाइप्स, उसके बाद उसकी इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट, ये हम दोनों इसमें देखेंगे। यानी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी हम देखेंगे उसके इटियोलॉजी वगैरह और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। Glomerulonephritis is an immunological disorder that causes inflammation and increased cells in the glomerulus. So friends, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि हमारे जो ग्लोमेरुलस की सेल्स है उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करता है। उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, उसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। सो दोस्तों ये थी हमारी डेफिनेशन। नेक्स्ट आते हैं इसके टाइप्स पर। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक acute glomerulonephritis and second one is chronic glomerulonephritis. Acute glomerulonephritis causes inflammatory reaction in glomeruli, results from too many kidney diseases. So friends, acute glomerulonephritis में क्या होता है कि हमारी ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लामेशन तो होती है, बट क्योंकि किडनी में और भी दूसरे डिसीजेस हैं उसकी वजह से वो इन्फ्लामेशन होती है। ये सब प्रोसेस होती है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। नेक्स्ट वी विल गो ऑन द इटियोलॉजी। फर्स्ट वन इज बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। सेकेंड एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, उसमें आता है मम्स, हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शंस। थर्ड वन इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। तो गाइस इटियोलॉजी मतलब कि ये जो डिसीज कंडीशन है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये किस किस कारणों की वजह से होती है। सो फर्स्ट कारण है हमारा बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी वजह से एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। नेक्स्ट एक्यूट वायरल इन्फेक्शंस, यानी कि अगर पेशेंट को मम्स, हेपेटाइटिस बी और HIV जैसे इन्फेक्शंस है सो उसे चांसेस हैं कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। थर्ड वन इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। हमारी बॉडीज में, हमारी जो बॉडी है उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, उसकी वजह से भी ये डिसीज कंडीशन ऑकर होती है। नेक्स्ट वी विल गो ऑन द पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर लीड्स टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, leads to produce immune complex that lodge in the glomeruli, leads to thickening of glomerulus filtration membrane, leads to scarring and loss of filtration surface, leads to renal failure. ड्यू टू इडियोलॉजिकल फैक्टर होता है मतलब कि किसी भी और डिसीज कंडीशन की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। उसके बाद हमारी बॉडी में इम्यून कॉम्प्लेक्स, आप कह सकते हैं एक प्रकार का कचरा प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे ग्लोमेरुलाई में जाके फंस जाता है। नेक्स्ट हमारी जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो थिकन हो जाती है, यानी कि थोड़ी मोटी हो जाती है, क्योंकि इसमें ये सब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है वो लॉज हो गए यानी जमा हो गए हैं, तो ऑफकोर्स वो थोड़ी थिक होगी ही। इसकी वजह से जो हमारी फिल्ट्रेशन सरफेस है, हमारी ग्लोमेरुलाई है, वो जो है वो ख़राब हो जाती है, उसका वो फंक्शन करना बंद कर देती है, प्रोबेबली स्टॉप कर देती है। उसकी वजह से हमें रिनल फेलियर होता है। सो ये थी हमारी पूरी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वी विल गो ऑन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि जब पेशेंट को डिसीज कंडीशन हो जाती है तो उसके अंदर हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो फर्स्ट है टी कलर्ड यूरिन और ओलिग्यूरिया, देन पफिनेस ऑफ फेस, हेडेक, वोमिटिंग, वेट लॉस। हाइपरटेंशन होता है, एनीमिया, हिमेचूरिया, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल और कार्डियोमेगाली और पल्मोनरी एडेमा। सो ये सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें उस पेशेंट में दिखाई देती है।
सो गाइस, टी कलर यूनिक का मतलब होता है कि पेशेंट में जब ये डिसीज कंडीशन ऑकर होती है तो हमें पेशेंट की यूरिन का कलर टी कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट वन, ओलिगोरिया। ओलिगोरिया यानी जो यूरिन का अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। सेकंड वन है पफिनेस ऑफ फेस, यानी कि हमें उसका फेस थोड़ा सूजा हुआ दिखता है। पेशेंट को हेडेक होता है, वोमिटिंग, और उसका जो वेट होता है वो लॉस हो जाता है। हाइपरटेंशन होता है, वो माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है और सीवियर फॉर्म में भी हो सकता है। एनीमिया हो सकता है क्योंकि इस डिसीज कंडीशन में हमारी जो आरबीसी से वो लॉस हो जाती है। हिमेचुरिया हो सकता है और हमारी जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो इलिवेट होती है, या तो कम होगी या तो ज़्यादा होगी। और उसके बाद कार्डियोमेगेली और पल्मोनरी एडेमा होता है। और ये सारी थी हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी डिसीज कंडीशन होने के बाद हमें कौन कौन से टेस्ट उस पेशेंट पर परफॉर्म करने होते हैं। सो फर्स्ट होता है यूरिन एनालिसिस, ठीक है। यूरिन एनालिसिस में हम देखते हैं कि यूरिया में अगर प्रोटीन आ रहा है और अगर कोई भी रैंडम मैटर आ रहा है जो कि यूरिन का कंपोनेंट नहीं है, सो ये सब हम देखते हैं यूरिन एनालिसिस में। नेक्स्ट 24 आवर यूरिन, इसमें जो है 24 आवर्स तक यूरिन का जो है आउटपुट मेज़र किया जाता है कि उसमें प्रोटीन जो है इंक्रीज़ हुआ है या फिर क्रिएटिनिन का जो है वो क्रिएटिनिन कम हुआ है, ये सब इसमें देखा जाता है। उसके बाद थर्ड वन ब्लड एनालिसिस किया जाता है एंड फोर्थ वन निडल बायोप्सी ऑफ द किडनी, यानी निडल बायोप्सी की जाती है किडनी की। सो ये थी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पर कि पेशेंट को कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होंगे इस डिसीज कंडीशन के बाद। सो फर्स्ट होगा हाइपरटेंशन, उसके बाद उस पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, मालनरिश्ड हो जाता है पेशेंट। उसके बाद ESRD हो सकता है यानी कि एंड स्टेज रीनल डिसीज, ये कंडीशन भी हो सकती है। ये थी कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द मेडिकल मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट इसमें क्या क्या करना है वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। फर्स्टली हम देंगे एंटीबायोटिक थेरेपी, इसमें हम पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम एंटी हाइपरटेंसिव डायरेटिक ड्रग्स देंगे फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलमिया। हाइपरकैलमिया के मैनेजमेंट के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे और उसके बाद डायरेटिक ड्रग्स भी यूज़ करेंगे। थर्ड वन हम यहाँ पे प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी दे सकते हैं। फिफ्थ डायलिसिस। डायलिसिस मैंने आपको बताया था प्रीवियस जो मेरा वीडियो था उसमें डायलिसिस एक्सप्लेन किया, डायलिसिस क्या होता है आप जाकर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें लिंक दे दी है। उसके बाद 6 नंबर का हम देंगे फ्लूइड इंटेक इज रेस्ट्रिक्टेड, यानी पेशेंट का जो फ्लूइड इंटेक है वो हम कम कर देंगे। उसके बाद आते हैं डाइट पर, तो डाइट में हम उसे प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे, उसमें प्रोटीन नहीं होना चाहिए, प्लस उसमें सोडियम और पोटेशियम भी नहीं होना चाहिए। यानी कि डाइटरी में हमें क्या क्या अवॉइड करना है, फर्स्टली प्रोटीन अवॉइड करना है, उसके बाद सोडियम और पोटेशियम ये पेशेंट की डाइट में नहीं देना है। नेक्स्ट आते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट पे, तो हम नर्सिंग मैनेजमेंट कौन कौन से करेंगे मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो मैनेजमेंट में हम पेशेंट का जो फ्लूइड लेवल है वो मॉनिटर करेंगे, सेकेंडली उसका जो रेगुलर वेट मॉनिटर करेंगे। बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट में हाइपरटेंशन के कोई साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं। हमें पेशेंट को हार्ट फेलियर के लिए मॉनिटर करना है। दैट्स ऑल, ये सारी थी हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट्स। अब नेक्स्ट वी विल गो ऑन द नर्सिंग डायग्नोसिस। क्या क्या डायग्नोसिस निकालेंगे। फर्स्ट डायग्नोसिस होगा हमारा एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू कंप्राइज्ड रेनल फंक्शन, और नेक्स्ट होगा हमारा इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डैमेज और लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर फंक्शंस। सो ये दो हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फर्स्ट है इसकी डेफिनेशन। क्रोनिक glomerulonephritis is a loss of renal function due to the slow destruction of the glomeruli. So chronic glomerulonephritis में क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो ग्लोमेरुलाई है वो स्लोली डिस्ट्रक्ट होता है, बट वो सीवियर लेवल पे डिस्ट्रक्ट होता है। अक्यूट में क्या होता था कि डिस्ट्रक्शन तो होता था बट वो क्रोनिक नहीं होता था, सीवियर फॉर्म में नहीं होता था।
बट क्रोनिक में वो एक सीवियर फॉर्म पे पहुंच जाता है और वो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे हमारी जो ग्लोमेरुला है उसको ख़राब करता जाता है और वो टोटली ख़राब हो जाती है, यानी वो रिवर्सिबल कंडीशन में नहीं आ पाती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो वो वापस से अपना वो प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे इन क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन और सिम्टम्स पर। इन सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं: एडेमा, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, हिमेचुरिया, प्रोटीन्यूरिया। यानी पेशेंट में एडिमा दिखेगा, पेशेंट को हेडेक होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन यानी धुंधला दिखाई देगा पेशेंट को, प्रोटीन्यूरिया यानी यूरिया में जो है वो प्रोटीन दिखाई देगा, हिमेटूरिया यानी ब्लड, हमें यूरिया में ब्लड भी दिखाई देगा। सो ये सारे थे साइन एंड सिम्टम्स। लेट्स मूव टुवर्ड द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। सो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में यूरिन एनालिसिस करेंगे जो हम हर रेनल डिसीज कंडीशन में करते हैं। उसके बाद सीबीसी कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करेंगे। उसके बाद रीनल बायोप्सी और रीनल अल्ट्रासाउंड, ये सारे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट में हम पहले प्रोवाइड करते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो है हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए दी जाती है। इस वजह से जो है यूरिन का जो एक्सक्रीशन है यानी कि आउटपुट है वो बढ़ जाता है। सेकेंड हम प्रोवाइड करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। थर्ड वन इज बीटा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर्स, इसमें हम प्रोवाइड करते हैं एटेनॉल। फोर्थ वन हम प्रोवाइड करते हैं एसीई इनहिबिटर्स। एसीई इनहिबिटर्स हम क्यों देते हैं पेशेंट को, ताकि पेशेंट का जो इंट्रा ग्लोमेरुलर प्रेशर है यानी ग्लोमेरुलर के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो सके। ठीक है, सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो यहाँ पर हमारा जो ये वीडियो है ये ख़त्म होता है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इसके बाद गाइज अगर आपको इस पूरे डिसीज कंडीशन में अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच डिसीज कंडीशन यू वांट टू गेट एक्सप्लेन्ड बाय मी, सो आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो दोस्तों जल्दी ही मैं अपनी नेक्स्ट डिसीज कंडीशन की वीडियो जो है अपलोड करने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड एंड तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।